आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था लेक्चर 12 है। इसके पहले लेक्चर 1 to 11 अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप आसानी से सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंतः केंद्रित घनीय सेल समन्वय संख्या क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे अंतः केंद्रित घनीय सेल में संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या। तो दोस्तों मेरा नाम लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अंतः केंद्रित घनीय सेल की, कैसे परमाणु की संख्या कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट में हम आपको रिवीजन करा देते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, आपने अगर लेक्चर नहीं देखे तो वे लेक्चर जरूर देख लें। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो अंतः केंद्रित घनीय सेल होता है उसमें जो 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे परमाणु होते हैं और साथ ही साथ में एक परमाणु घन के केंद्र पे उपस्थित होता है। तो जो कोने पे परमाणु होते हैं उनका योगदान 1/8 होता है। चूंकि आप जानते हैं घन में 8 कोने हैं तो 8 परमाणु उपस्थित होंगे, तो 1/8 और 8 परमाणु तो 8 का हम गुणा कर देंगे और जो घन के केंद्र में उपस्थित परमाणु है उसका योगदान 1 होता है। तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आप वॉच कर लें। तो यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं मेरे भाई, 1 और 2। तो जो पहला वाला डायग्राम है वो रियल डायग्राम है, जो दूसरा वाला डायग्राम वो आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक परिभाषा बता दूं, एक अपने शब्दों में बता दूं। ठीक है, परिभाषा नहीं, मैं अपने शब्दों में बताता हूं कि जो समन्वय संख्या होता है, समन्वय संख्या का मतलब होता है नजदीक पड़ोसी। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, नजदीक पड़ोसी। ठीक है, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बोल रहे होंगे अपने घर पे, जब पढ़ रहे होंगे तो आप मेरे साथ बोल कर प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। ओके, तो मेरे साथ बोलिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो जो समन्वय संख्या होता है उसका मतलब होता है नज़दीक पड़ोसी। अब यहाँ पे देखिए जो परमाणु है इस डायग्राम में, सेकेंड वाले डायग्राम में, एक दूसरे से कितनी दूरी पे उपस्थित हैं। तो आप जानते हैं जो घन की भुजा है वो ए है, तो यहाँ पे ए कितनी दूरी पे उपस्थित है, ए दूरी पे। ठीक है, ए भी ए दूरी पे उपस्थित है, मतलब जो घन के कोने हैं वो एक दूसरे से ए दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, ए भी ए दूरी पे उपस्थित 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 है। समन्वय संख्या जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट मानते हैं, ऐसा एक परमाणु को सिलेक्ट करते हैं कि जो सभी के पास में हो। चूंकि आप जानते हैं जो घन का विकर्ण होता है वो √3 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कितना होता है, √3। तो चूंकि इसकी भुजा ए है तो इसका जो घन का विकर्ण आएगा वो कितना आएगा, √3। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, √3। ठीक है, 1.732 a। अब इस मिड पॉइंट की अगर आपको दूरी चाहिए तो आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा √3a/2। मतलब जो ये बीच वाला आपको एटम दिख रहा है इससे जो सभी एटम है वो क्या है, पास में है। ठीक है, और बराबर दूरी पर भी है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, कि इसी पॉइंट को हम मानेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, समन्वय संख्या निकालेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि जो लोग घेरे हुए होते हैं वही उसकी समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो ठोस होता है, देखो अभी अपन ठोस पढ़ रहे हैं, तो जो ठोस में परमाणु इतनी दूरी पर नहीं होते हैं, ठोस में परमाणु चिपके हुए होते हैं। आपको दिखाने के लिए दूसरा डायग्राम बनाया गया है। जो डायग्राम है रियल A1 वाला रियल डायग्राम है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ठोस होते हैं, ठोस में कण बहुत पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो घन का विकर्ण है, ठीक है, क्या है, घन का विकर्ण है। घन के विकर्ण पर कुछ इस प्रकार से परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु उपस्थित है, मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रकार से परमाणु उपस्थित हैं, जो बीच वाला परमाणु है इसको हम पॉइंट मानेंगे और इससे 8 परमाणु जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हैं, 8 परमाणु। कैसे क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपका जो फैन है, सीलिंग फैन,
मैं आशा करता हूँ कि आपका जो सीलिंग फैन है वो मिड में लगा होगा, ठीक है। अब उससे आप जमीन में देखो, नीचे देखा, जो जमीन है और आपका जो सीलिंग फैन है उसकी जो बीच की दूरी है आपने उसको आधा किया, आधा कर लिया। जो आधा किया उसको आप मिड पॉइंट मान लो, ठीक है, मिड पॉइंट मान लिया। अगर आप उस पॉइंट से जो 8 कोने आपको दिख रहे होंगे, 8 कोने कौन से, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, अगर आप उस पॉइंट से किसी भी कोने को आप मापोगे तो दूरी हमेशा एक सी आएगी। मैंने क्या बोला, घन में। अगर आपका जो घर है वो घन के आकार में होगा तभी, ठीक है। अगर घनाभ होगा तो बराबर नहीं आएंगे, ओके। तो अगर घन होगा तो क्या होगा कि जो आपका मिड पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको बताया फैन से जमीन, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है वो 8 कोनों के लिए बराबर दूरी पर उपस्थित होगा। तो वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पहली बात ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो 4 परमाणु कहाँ पे हैं, कोने पे, ऊपर वाले, और 4 परमाणु हैं नीचे फर्श वाले 4 कोने। तो कितने परमाणु हो गए, 8 परमाणु हो गए। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, ठीक है। देखो समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो इसकी समन्वय संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। किसकी, बीसीसी की। अंतःकेंद्रित घनीय सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो संकुलन क्षमता है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो संकुलन क्षमता कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा जो परमाणु है वो किस पे उपस्थित है। तो इस यहाँ पे जो परमाणु हैं जो घन के विकर्ण पे उपस्थित हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था। ये जो घन का विकर्ण है इस पे एक परमाणु, ठीक है, दूसरा परमाणु और एक तीसरा परमाणु, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहां से अगर आप इस परमाणु की दूरी देखोगे तो कितने आ जाएगी, r। अब जो एक परमाणु पूरा उपस्थित है तो ये इसका एक मिड पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा, इतनी दूरी कितनी हो गई, r, और r ही इस साइड होगी, ठीक है, r ही क्या होगी, इस साइड होगी, अंदर साइड। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो r और r क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है। और इस यहां से अगर आप यहाँ की दूरी मापोगे तो ये भी क्या होगी, r होगी। तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे r, तो 1r, 2r, 3r और 4r, कहने का मतलब जो बीच का परमाणु है वो तो व्यास है, ठीक है। व्यास कितना होता है, 2r होता है, 2r, 3r, 4r, तो कितना आ जाएगा, 4r। और आप जानते हैं जो घन का विकर्ण होता है वो √3 होता है। अब भैया a में दिया है तो क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। तो √3a घन का विकर्ण मैंने कैलकुलेट करना बताया आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। तो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, r बराबर √3a/4, r बराबर क्या आ जाएगा, √3a/4। तो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल चुकी है, a/r में संबंध मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समन्वय संख्या है इस प्रकार से मैंने बताया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में एक आपको फॉर्मूला बताया था कि इकाई कोशिका में परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन। संकुलन क्षमता बराबर नंबर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संख्या गुणित एक परमाणु का आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन, ये फॉर्मूला है। मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, वही पुराना थोड़ा नया कर लेते हैं। मान के चलो मैंने कहा आपसे कि एक बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी खाते होगे, आप भी नहीं खाते, चलो ठीक है 20 मान लेते। तो मान के चलो आप पार्ले जी खाते हो, एक बिस्किट 5 रुपए का आता है, तो बताइए 4 बिस्किट कितने के आएंगे, तो आप कहोगे 5 × 4 बराबर 20 रुपए, ऐसा कहोगे। तो इसी प्रकार मैंने कहा कि एक परमाणु का आयतन अगर मुझे बता दिया जाए, ठीक है, तो अगर आपको बता दिया जाए कि जो एक परमाणु का आयतन है वो 4/3πr³ है, तो बताइए दो परमाणु का आयतन कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहीं पे हमने वही किया है कि जो परमाणु की संख्या गुणित एक परमाणु का आयतन बटे इकाई कोशिका का आयतन। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम। अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था कि जो अंतःकेंद्रित घनीय सेल होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि 8 कोने पे होते हैं, एक केंद्र पे होता है, मैंने बोला इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो 2 गुणित वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³।
बट इकाई कोशिका का आयतन। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि तंत्र तो 7 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो सरल होता है स्टडी करना जिसकी, वो होता है घन वाला। तो हम यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं? घन की स्टडी कर रहे हैं। तो घन का आयतन कितना होता है? ए क्यू। क्या होता है आयतन? ए क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणित 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या थी? देखो आपको ए की वैल्यू क्या मिली थी? √3a/y बराबर 4r। तो आपने अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4r/√3। ठीक है, तो आप इसकी जो ए की वैल्यू है 4r/√3 आप वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, या तो आप ए की वैल्यू रख दीजिएगा या फिर आप आर की वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों से काम बन जाएगा। तो आपकी इच्छा, जो आपको वैल्यू रखनी वो आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.68। ठीक, कितना आ जाएगा? 0.68 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना। यहाँ पे यहीं देख लो, जो पीएफ है, क्या है पीएफ? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 0.68। अगर मैंने आपसे कहा जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में बताइए, तो आ जाएगा आपका आंसर 68%। कितना आ जाएगा आंसर? 68%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए खाली स्थान, तो 100% में से आप घटा देंगे तो आपको खाली स्थान भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल पे ना सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।